हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का प्रमुख विषय है शासन के प्रकार, कि शासन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं शासन के प्रकार। देखिए, शासन यानी सरकार चलाना। दोस्तों, शासन के मुख्य रूप से जनरली जो प्रकार होते हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है वह माना जाता है भाई लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र, डेमोक्रेसी, ये सारे दोस्तों इसी के नाम होते हैं लोकतंत्रात्मक शासन की। लोकतंत्र के शासन में होता क्या है दोस्तों, इसमें जो शासन होता है वह अंतिम रूप से जनता का होता है भाई। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में एक बात कही है कि इसमें शासन जनता के द्वारा तथा जनता के लिए निर्वाचित होता है। यह बात किसने कही है भाई? अब्राहम लिंकन ने कही है। अब्राहम लिंकन, ठीक है, अमेरिका के थे ये, यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के। इनके अनुसार लोकतांत्रिक शासन ऐसा होना चाहिए कि यह शासन जनता के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए, ठीक है, जनता के द्वारा ही शासित होना चाहिए या जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासित होना चाहिए। और यह शासन पूर्ण रूप से जनता के कल्याण के लिए होना चाहिए भाई, जनता के हित के लिए होना चाहिए, जनता के भले के लिए होना चाहिए। ऐसा कहते हैं अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के थे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मुख्य रूप से दोस्तों सरकार के 3 अंग होते हैं भाई। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। वो 3 अंग इस प्रकार होते हैं। एक तो होती है भाई कार्यपालिका। एक तो इसमें क्या होती है? कार्यपालिका। एक होती है दोस्तों विधायिका, जिसे अपन व्यवस्थापिका भी कहते हैं। और एक अंग होता है भाई न्यायपालिका। एक अंग का क्या नाम होता है? न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका या व्यवस्थापिका, या फिर न्यायपालिका। इसमें दोस्तों कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना। जो रूल्स बनाए जाते हैं, एक्ट बनाए जाते हैं, विधि अधिनियम बनाए जाते हैं, उनको लागू करने का काम लोकतांत्रिक देशों में दोस्तों कार्यपालिका का होता है भाई। और कार्यपालिका में मुख्य रूप से देश के जो सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो आते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री परिषद हो गई। ये कार्यपालिका के हिस्से माने जाते हैं या कार्यपालिका के प्रमुख सदस्य माने जाते हैं। ये जो विधायिका होती है, विधायिका का काम होता है दोस्तों कानून बनाना या कानून निर्माण करना। कानून बनाने का काम विधायिका, नाम से ही पता चलता है, विधायिका, विधि का निर्माण करने वाली संस्था या कानून बनाने वाली संस्था, इसे ही विधायिका कहते हैं। इसे व्यवस्थापिका के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर जो विधायिका होती है वो द्विसदनात्मक होती है। कई जगह दोस्तों जैसे प्रांतीय स्तर हो गया, राज्य स्तर हो गया, वहां एक सदनात्मक विधायिका भी हो सकती है, वहां इसे विधानमंडल भी कह सकते हैं हम। जैसे द्विसदनात्मक विधायकों में तो मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं। जैसे भारत का उदाहरण देके बताता हूं मैं आपको। भारत की जो विधायिका है उसे संसद कहते हैं, और संसद के 2 सदन है भाई, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, और वो दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। उसी संसद या विधायिका का तीसरा अंग राष्ट्रपति माना जाता है भाई। यदि सदन पूछ ले तो 2, लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद के 2 सदन हैं। लेकिन आपसे सवाल पूछ ले कि भारतीय संसद के अंग कितने होते हैं, तो भाई अंग तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति अंतिम रूप से विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को अनुमति देता है भाई, अपने हस्ताक्षर करके कि हाँ ये अब वेरीफाई है, यह कानून बन चुका है, ठीक है। इस प्रकार राष्ट्रपति को विधायिका का अंग माना जाता है। तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना। अब रह गई बात दोस्तों न्यायपालिका की। न्यायपालिका का काम तो वैसे ही आप जानते हो न्याय करना।
इसका प्रमुख काम होता है दोस्तों समीक्षा करना। समीक्षा करना कि कार्यपालिका कार्य सही कर रही है या नहीं कर रही, विधायिका ने कानून सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। तो इन दोनों पर कंट्रोल रखने के लिए और इन दोनों के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करने के लिए, जांच करने के लिए या बनाए गए कानूनों की व्याख्या करने के लिए जो अंग होता है, जो प्रशासनिक अंग होता है लोकतांत्रिक देशों में, उसे दोस्तों न्यायपालिका कहते हैं। भारत में इकहरी न्यायपालिका की व्यवस्था अपनाई गई है। यहाँ सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, फिर उसके नीचे जिला अदालतें हैं और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय आ जाते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जिन्हें बोला जाता है। आइए बात समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों लोकतंत्र के ये 3 प्रशासनिक अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों अलग अलग काम करती है परंतु एक दूसरे से इनके तार जुड़े होते हैं दोस्तों। ये एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। इस व्यवस्था को शक्ति संतुलन कहा जाता है लोकतांत्रिक देशों में। तो एक शासन का प्रकार तो होता है लोकतंत्र, दूसरा होता है भाई राजतंत्र। दूसरा क्या होता है? राजतंत्र। अब राजतंत्र का मतलब होता है दोस्तों राजा, जो राज परिवार है उसी के द्वारा शासन करना। इसमें होता क्या है राजतंत्र में, जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई राजा है भाई, ठीक है, किसी भी देश का, किसी भी प्रांत का कोई राजा है। अब राजा की दोस्तों मृत्यु हो गई भाई, राजा तो चल बसे। अब राजा के बेटे हैं ऐसे मान लीजिए 4 भाई। राजा के बेटे कितने हैं? 4। दो जो इनमें से सबसे बड़ा रहेगा, ज्येष्ठ पुत्र जिसे अपन कहते हैं, सबसे बड़ा बेटा, वही इस राजा की मृत्यु के बाद में भाई फिर से राजा बनेगा भाई। क्या बनेगा? राजा बनेगा। ये जो बाकी के 3 होते थे ये अन्य कार्य संभालते थे, जैसे जागीर को संभालना, जागीर व्यवस्था को संभालना, सैन्य व्यवस्था को संभालना, लेकिन जो सर्वशक्तिमान होता था ना वो राजा ही होता था। तो एक की मृत्यु के बाद में बड़ा बेटा राजा बने, जैसे मान लीजिए फिर ये राजा मर गया तो फिर दोस्तों इनमें से यदि इसके कोई बेटे हैं तो इनमें से जो बड़ा बेटा वो राजा बन जाएगा। तो राजतंत्र में ऐसी व्यवस्था चलती है, राजा का बेटा ही राजा बनता है, या राज परिवार में जो व्यक्ति है उन्हीं को केवल शासन के अधिकार मिलते हैं, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति आके दोस्तों राष्ट्रपति बन सकता है या देश का सर्वेसर्वा बन सकता है। जैसे वर्तमान समय में आदिवासी महिला कैटेगरी से आई है द्रौपदी मुर्मू, जो भारत का सबसे बड़ा जो पद है राष्ट्रपति पद, उसको सुशोभित कर रही है वो, यानी भारत की प्रथम आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू बनी है भाई, ठीक है। तो अपने चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, किसी भी कैटेगरी से आके देश का सर्वेसर्वा बन सकता है या देश के सबसे बड़े पद पर आकर शासन का कार्य कर सकता है। कौन सी व्यवस्था में भाई? लोकतांत्रिक व्यवस्था में। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हमेशा लोगों के हित के लिए बनी होती है, जबकि जो राजतंत्र होता है ये निरंकुश शासन होता है, इसमें केंद्रीय सत्ता होती है, जैसे मुगल राजवंश होता है ना दोस्तों, इस प्रकार की इसमें व्यवस्था होती है। एक होती है दोस्तों तानाशाही। एक क्या होती है भाई? तानाशाही। तानाशाही को दोस्तों एक प्रकार की मतलब गुंडेगर्दी की सरकार कह सकते हैं। इसमें जो सर्वेसर्वा जो व्यक्ति होता है वो एक ही व्यक्ति पूरे देश को कंट्रोल करता है, पूरे देश को चलाता है, वही अपनी मनमर्जी चलाता है। ऐसे जो शासन व्यवस्था है इसमें भी दोस्तों इस राजतंत्र की झलक मिलती है भाई, इसी कुलीन तंत्र की झलक मिलती है, यानी इसमें भी जनता के हित के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किए जाते, इसमें एक व्यक्ति की ही ज्यादा कार्य प्रणाली चलती है। चौथा जो प्रकार होता है भाई वो सैनिक शासन होता है भाई। कौन सा शासन होता है? सैनिक शासन होता है। सैनिक शासन में किसी भी देश की जो सैन्य ताकत होती है वो अब किसी भी देश की शासन व्यवस्था को यदि अपने कंट्रोल में कर ले, अपने अधीन ले ले, इसे मार्शल लॉ भी कहते हैं, अपने अंडर में ले लेती है और फिर सैनिक खुद सरकार चलाते हैं, इसे दोस्तों सैनिक शासन के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में कई बार सैनिक शासन बने हैं, कई बार सैनिक शासनों का तख्ता पलट हुआ है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार संविधान के अंदर में दोस्तों सबसे पहले शासन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सरकार कौन कौन से तरीकों से चलाई जा सकती है। तो शासन करने के दोस्तों ये अलग अलग तरीके होते हैं, जिनमें सबसे बेस्ट तरीका होता है लोकतंत्र। कौन सा होता है भाई? लोकतंत्र। और आज दुनिया के ज्यादातर देशों में दोस्तों लोकतंत्र है। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। कल फिर मिलेंगे इसी YouTube चैनल पर इसी वक्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।